नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। तो साथियों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अशोक के धम्म के बारे में बात किया था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में। अशोक के समय में अशोक के द्वारा कितने अभिलेख जारी किए गए थे, वो कौन कौन से अभिलेख थे, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे और कौन से अभिलेख में किस चीज़ की चर्चा की गई है, इन तमाम चीज़ों के बारे में एक एक करके विस्तार से बात करेंगे। तो आइए फिर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और आप इसी बार जून 2021 में आप JRF निकालें, मेरे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो आइए फिर हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलना और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करना, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। तो आइए फिर शुरू किया जाए। सबसे पहले आप लिखिए, हेडिंग दीजिए इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका और लिखिए अशोक के समय टोटल 40 इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं। लगभग की संख्या में है, 40 से ज़्यादा भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी अशोक पर काम हो रहा है। इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो अभी भी काम कर रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। 40 इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए। उसके अलावा अशोक के समय के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उस अभिलेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति है जिसके नाम से हमेशा सवाल पूछा जाता है, उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। 1835 ईस्वी में इसने पहली बार अभिलेख को पढ़ा था। उससे पहले वाले लेक्चर में देखा होगा आपने, तो हमने बताया था कि अशोक अभिलेख जारी करने की प्रथा ईरान के शासक डेरियस सेकंड से सीखता है। ठीक है, डेरियस प्रथम से। चलो, उसके बाद लास्ट में जब जेम्स प्रिंसेप ने 1835 में जब इंस्क्रिप्शन को पढ़ा, तो उस इंस्क्रिप्शन में अशोक के लिए देव नाम प्रिय शब्द का इस्तेमाल किया गया था, अर्थात देवों के प्रिय। और जब लास्टली 1915 में एक अभिलेख को पढ़ा गया, उसमें अशोक के बारे में अशोक नाम ही प्राप्त होता है। जैसे आप देखोगे कि अशोक के समय जितने भी अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं, उसमें अशोक के लिए डिफरेंट नाम का प्रयोग किया गया है। लेकिन 1915 में जब लास्ट टाइम अभिलेख को पढ़ा गया, तो उसमें अशोक का नाम अशोक ही प्राप्त होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं। अशोक के अभिलेख को हम लोग मुख्य तौर पे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन कौन 3 हिस्से हैं? पहला हिस्सा है शिलालेख, अंग्रेजी में इसको रॉक एडिक्ट बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा है स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ लेख को अंग्रेजी में बोलते हैं पिलर एडिक्ट। ठीक है, पिलर की तरह, है ना। उसके बाद एक होता है गुहा लेख। ठीक है, गुहा शब्द है, पाली भाषा का शब्द है, जिसको हिंदी में गुफा बोलते हैं। केव इंस्क्रिप्शन। ठीक है, केव इंस्क्रिप्शन। अब हम लोग तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। शिलालेख टोटल कितने प्राप्त हुए हैं और किस शिलालेख से किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद शिलालेख को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है। उसके बाद स्तंभ लेख को भी बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद लास्टली हम लोग पढ़ेंगे केव इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो आइए फिर हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे नाम से सवाल पूछा जाता है। बहुत फैक्चुअल है अभिलेख का यह लेक्चर, इसलिए आप एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप हमेशा नोट्स को सब्जेक्टिव फॉर्मेट में बनाइएगा। कभी भी आप हूबहू बोर्ड से देखकर कॉपी में नहीं उतार लीजिएगा, बल्कि जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो उन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और उसको नोट्स में शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, टोटल रॉक एडिक्ट की संख्या 14 बताई गई है, लेकिन 8 ही जगह से हमें प्राप्त हुए हैं। बाकी जगह से जो प्राप्त हुआ है उसमें नाम और वगैरह की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि उसके बारे में बताया गया है कि उस अभिलेख में किस चीज़ की चर्चा की गई है। एग्जैक्ट प्लेस के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो टोटल कितने हैं रॉक एडिक्ट्स? 14 हैं, 14। कौन कौन? पहला आप लिखते चलना। पहला का नाम है, पहला प्राप्त हुआ है शाहबाजगढ़ी अभिलेख। ठीक है, शाहबाजगढ़ी शिलालेख, अभिलेख नहीं। ठीक है, सभी के नाम के आगे शिलालेख लगाइएगा। कहाँ से? शाहबाजगढ़ी अभिलेख पेशावर से प्राप्त हुआ, पाकिस्तान के पेशावर जिले से। और इस अभिलेख में पशु हत्या की चर्चा की गई है। आपको पता होगा कि कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है, भेरी घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति को अशोक के द्वारा अपना लिया जाता है, और उसमें वह अहिंसा एवं पशु हत्या पर, पशु बलि पर रोक लगा देता है। तो पशु हत्या और पशु बलि पर रोक की चर्चा की गई है।
और इसी में बताया गया है कि अब तक रसोई घर में, रसोई घर के लिए यहाँ पर महानस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। राजकीय रसोई घर जहाँ पर राजाओं का खाना पकता था, राजाओं का नहीं, एक ही राजा थे, तो जो भी उसमें शासन में पदाधिकारी वगैरह होते थे उनके खाने के लिए एक जगह पर खाना पकता था और उसी को बोला गया है राजकीय रसोई घर, जिसके लिए महानस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, उसमें 2 मोर और 1 हिरन मारे जा रहे थे, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि यह अभी मारा जा रहा है, लेकिन आने वाला समय में यह 2 मोर और 1 हिरन जो मारा जा रहा है इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि रसोई घर में पशु बलि पर रोकने की बात किस अभिलेख में या किस शिलालेख में की गई है, इसलिए आप एक एक फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं दूसरे शिलालेख पर, और दूसरा हमारा है मानसेहरा शिलालेख। ठीक है, मानसेहरा दरअसल एक प्लेस का नाम है और यह लोकेटेड है हजारा जिला में। ठीक है, हजारा जिला में, और इसमें बताया गया है कि जो मौर्यन डायनेस्टी का अंपायर था, जो उनका बाउंड्री था, वो दक्षिण में चोल, पांड्य, केरल एवं सतीय पुत्र से टच करता था। इसी में एंटियोकस की भी बात की गई है। उसके बाद बात करते हैं कालशी के बारे में। कालशी शिलालेख दरअसल उत्तर प्रदेश के देहरादून से, आज देहरादून छत्तीसगढ़ में चला गया है। ठीक है, हाँ, आज देहरादून छत्तीसगढ़ में चला गया है, लेकिन उस समय जो देहरादून था, ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं, मेरे ख्याल से उत्तराखंड में होगा देहरादून। ठीक है, तो उस समय का जो देहरादून है वह उत्तर प्रदेश में आता था। उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम था कालशी। तो कालशी शिलालेख से दरअसल परिसा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के समय में प्रशासन को चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल हुआ करता था और मंत्रिमंडल को ही परिसा शब्द से संबोधित किया जाता था, और इसकी चर्चा कालशी शिलालेख में की गई है। क्लियर है? चलिए, चौथा शिलालेख है गिरनार शिलालेख। यह गुजरात के काठियावाड़ प्रांत से प्राप्त हुआ था, और काठियावाड़ में ही एक पहाड़ी था जिसका नाम था गिरनार पहाड़ी। वहीं से यह अभिलेख, वहीं से यह शिलालेख को प्राप्त किया गया है, और इसमें धम्म नीति के विचार के बारे में बातें की गई है। उसके बाद पांचवा शिलालेख है धौली। धौली दरअसल पूरी एक जगह है उड़ीसा में, वहीं से प्राप्त किया गया है, और इसमें दरअसल बताया गया है कि 13वें वर्ष, ठीक है, 13वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति की गई थी, जिसका काम था धम्म का प्रचार करना, धम्म नीति का प्रचार प्रसार करना, लोगों को उसके बारे में बताना, अवगत करवाना और धम्म में उनको जोड़ना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगला जो है वह है जौगढ़। ठीक है, जौगढ़ भी उड़ीसा से ही प्राप्त हुआ है। उड़ीसा के गंजाम जिले से इसको प्राप्त किया गया है। इसमें दरअसल बताया गया है कि प्रतिवेदक, ठीक है, प्रतिवेदक एक पद होता था जो राजा को इन्फॉर्मेशन देता था। तो इसमें अशोक कहते हैं अपने प्रतिवेदक से, जो उनको सूचना पहुंचाता था, जो उनका पीए था, जो उनका असिस्टेंट था, उससे कहते हैं कि यदि मैं शयन कक्ष में, यानी जहाँ पर वह सोते हैं, जहाँ पर वह आराम करते हैं, यदि मैं वहाँ सोता भी रहूँ, अंतःपुर में रहूँ अपनी पत्नी के साथ, बल्कि सोई हुई अवस्था में न क्यों रहूँ, यदि किसी भी प्रजा को किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप घंटी दबाकर उस समय भी हमें सूचना दें। ऐसी बात बताया जाता है कहाँ पर? जौगढ़ में। ठीक है, जौगढ़ अभिलेख में, और इससे सवाल कई बार पूछा गया है, और इससे निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि अशोक अपने प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा के मदद के लिए कितना प्रतिबद्ध था। चलो आगे बात करते हैं। सातवां जो है उसका नाम है एरगुडी। ठीक है, एरगुडी, एरनगुड्डी भी कहीं पे मिलता है। एरगुड्डी दरअसल आंध्र प्रदेश के कर्नूल से प्राप्त हुआ है। इसमें दरअसल सब बताया गया है, अशोक कहते हैं कि सभी संप्रदाय के लोग, सभी संप्रदाय के लोग सभी जगह पर रह सकते हैं, यानी कोई भी एक प्लेस किसी के लिए रिजर्व्ड नहीं है। ठीक है, किसी के लिए रिजर्व्ड प्लेस कोई नहीं है। कोई व्यक्ति जो उस समय किसी भी रिलीजन का, किसी भी सेक्ट का, किसी संप्रदाय का, पंथ का मानने वाला हो, वह अशोक के साम्राज्य के किसी भी हिस्से में रह सकता था। आगे बात करते हैं, अगला है सोपारा। सोपारा दरअसल थाने जिला में, थाने एक जगह है, जिला है महाराष्ट्र का, वहीं से प्राप्त किया गया है। और सोपारा में बताया गया है कि आखेटन गतिविधियों को त्याग कर दिया, यानी अशोक अपने जब उन्होंने सिंहासन पर बैठा 269 ईसा पूर्व में, तो उसके ठीक 10 साल बाद उन्होंने आखेटन, आखेटन का अर्थ होता है शिकार करना,
तो जो भी शिकार करने की गतिविधियां थी उसको उन्होंने त्याग दिया। ऐसी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सोपारा शिलालेख से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे जो प्लेस का नाम नहीं पता है, लेकिन नौवां जो अभिलेख प्राप्त हुआ, नौवां जो शिलालेख है, उसमें बताया गया कि जन्म विवाह के अवसर पर, ठीक है, जन्म के अवसर पे, विवाह के अवसर पे जो लोग मंगल आचरण करते हैं, जो भजन कीर्तन करते हैं, वह सारी की सारी बकवास बातें हैं। वह ऐसा मैं नहीं करूं, ऐसा अशोक कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि उन्हें मंगल आचरण नहीं करके उन्हें धम आचरण करना चाहिए। धम आचरण जो अशोक का धम था, यदि आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अशोक का धम से आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे आते हैं। 10वें में इन्होंने बताया था कि ख्याति एवं गौरव की निंदा करता है। जैसे कोई भी शासक किसी भी तरीके का उपाधि लेता है, वह गौरव प्राप्त करता है, साम्राज्य विस्तार करता है, तो उसकी निंदा करते हैं अशोक। कहाँ? 10वें शिलालेख में। उसके बाद 11वें में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। धम्म नीति जो उन्होंने बताया था कि अशोक का धम्म क्या था, धम्म नीति की व्याख्या की गई है किसमें? 11वें शिलालेख में। चलो, और उसके बाद 12वें लिखें। 12वें में दरअसल इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया है, और इसमें जो 4 आर्य सत्य थे बौद्ध धर्म के, उस पर भी बल दिया गया है और उसके बारे में भी बात की गई है। चलिए, और इसी में 12वें में ही दरअसल इससे सवाल पूछा जाता है। 12वें में एक इति झा का महामात्य, ठीक है, इति झा का महामात्य नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है। इति झा का नामक जो अधिकारी हुआ करते थे वह स्त्री अधिकारी थे, वह महिला थे, ठीक है। उसके बाद ब्रजभूमिक, ब्रजभूमिक भी एक प्रकार का अधिकारी था जिसको चारागाह अधिकारी कहा गया है, ठीक है। तो यह दोनों अधिकारी का नाम याद रखिएगा। 13वें शिलालेख में कलिंग विजय की चर्चा मिलती है, यह बहुत ही फेमस है, आपको मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद आगे आपको पता होना चाहिए कि 269 में इन्होंने गद्दी पर बैठा था और 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। इसकी भी चर्चा की गई है इसी में 13वें शिलालेख में। 14वें में दरअसल यह कहते हैं कि यदि इन सारे शिलालेख से यदि काम नहीं हो पाता है और भविष्य में यदि और शिलालेख की जरूरत पड़ती है तो मैं और शिलालेख खुदवाऊंगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा अशोक कह रहे हैं। तो यह 14 शिलालेख थे। मेरे ख्याल से यह चीज़ें को आप क्लियर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आप समझ लेते हैं। देखिए, एक बार में आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। मैं कहता हूं कि आप नोट्स को बनाइए और जब आपको रिवीजन करना हो तो आप फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, तब सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी, ठीक है। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा सा फैक्चुअल है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। सभी लोग करते हैं, मैंने भी किया था, आप भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग बात करते हैं इन शिलालेख के अलावा 2 और शिलालेख मिले हैं, उनको पृथक बृहत शिलालेख के नाम से जाना जाता है। पहला जो बृहत शिलालेख था उसमें दरअसल अशोक कहते हैं, अशोक एक आटविक जनजाति को एक तरीके से धमकी देते हैं और वह कहते हैं कि यदि आटविक जनजाति के लोग हमारे द्वारा धम्म नीति का किया गया प्रतिपादन को यदि वह फॉलो नहीं करते हैं या फिर जो शिलालेख में जो भी सूचनाएं दी गई है यदि उसका अनुसरण नहीं करते हैं और वह किसी भी तरीके का कोई बदमाशी करते हैं, उल्लंघन करते हैं नियम का, तो उनके खिलाफ मैं कार्रवाई भी करूंगा। जैसे सनी देओल का डायलॉग है कि मैंने हथियार चलाना छोड़े हैं, हथियार चलाना भूले नहीं हैं। तो अशोक दरअसल उसी तरीके से धमकी दे रहे हैं एक तरीके से कि यदि आटविक जनजाति किसी भी तरीके की बदमाशी करेगी तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं धम्म नीति को अपना लिया हूं तो मैं उनको पीट नहीं सकता हूं, मैं उन पर आक्रमण नहीं कर सकता हूं, बल्कि यदि वो नियम का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद दूसरे बृहद शिलालेख में कहते हैं, इसमें धौली एवं जौगढ़ से इसको प्राप्त किया गया है और इसमें दरअसल यह इसलिए इम्पोर्टेंस है इसका क्योंकि इसमें एक नए अधिकारी की चर्चा मिलती है और उस अधिकारी का नाम याद रखिए, उस अधिकारी का नाम है नगर व्यवहारिक, जो मुख्य तौर पे नगर के प्रशासन की देखभाल करता था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं टोटल रॉक एडिक्ट के बारे में, बात हो गई शिलालेख के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं शिलालेख से भी एक छोटा शिलालेख था जिसका नाम था लघु शिलालेख। क्योंकि यह छोटा था इसलिए इसको लघु शिलालेख बोला गया। अब लघु शिलालेख आप सब टाइटल दीजिए और लिखिए। लघु शिलालेख को अंग्रेजी में माइनर रॉक एडिक्ट कहते हैं, ठीक है। जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं वह लिख सकते हैं।
और बाकी यह प्लेस के नाम है, तो इसमें आप हिंदी अंग्रेजी आप कुछ भी हो, आप जिस तरीके से लिख सकते हो। प्लेस का नाम तो वैसे ही लिखना है। तो पहला जो प्राप्त हुआ लघु शिलालेख वह रूपनाथ है, ठीक है, इसका नाम है रूपनाथ लघु शिलालेख। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त हुआ है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। दूसरा जो है, दूसरा का नाम है गुर्जरा, ठीक है। गुर्जरा दरअसल मध्य प्रदेश के दतिया जिला से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश के दतिया जिला से, ठीक है। और गुर्जरा के साथ साथ आप लिख लीजिए जोड़कर, चूंकि गुर्जरा, मास्की, निट्टूर, उद्गोलन, सनाती एवं यह 4-5 अभिलेख हैं जिनमें एक कॉमन गुण की चर्चा की गई है। उस कॉमन गुण क्या है आप लिखो एक बार पहले, गुर्जरा प्लस मास्की प्लस निट्टूर प्लस उद्गोलन प्लस सनाती, यह चारों के चारों इंस्क्रिप्शन है। इसमें दरअसल अशोक का नाम अशोक मिला है। जैसे बाकी सब इंस्क्रिप्शन में अशोक के लिए अलग अलग नाम का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर अशोक के लिए अशोक शब्द का ही प्रयोग किया गया है। और यह सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है। उसके बाद लिखिए, मास्की जो अभिलेख था, मास्की अभिलेख में अशोक अपने आप को बुद्ध शाक्य कहता है। देखिए यह जो इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है, जो स्पेशल फैक्ट आ रहा है, इसको आप स्टार मार के जरूर लिखना, इससे सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मास्की अभिलेख में अशोक अपने आप को बुद्ध शाक्य कहता है। उसके बाद दूसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, तीसरा है सहसराम। सहसराम पुराना नाम है सासाराम का, और सासाराम दरअसल बिहार का एक जिला है। आगे बढ़ते हैं। सासाराम प्लस लंपाक अभिलेख, यह दो लघु शिलालेख में यह कॉमन गुण है कि यह दोनों को दोनों गैर प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। गैर प्राकृत लेख के नाम से इसे जाना जाता है। और इसमें आरामाइक भाषा का, आरामाइक लिपि का, आरामाइक भाषा का प्रयोग किया गया है। और ध्यान रखिएगा आगे हम लोग पढ़ेंगे आरामाइक, ग्रीक, इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको इसमें सिलेबस में शामिल किया गया है स्पेशली अशोकन एडिक्स स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, इसलिए उसके बारे में भी चर्चा होगी, घबराइए नहीं आप। चलिए उसके बाद बात करते हैं भाब्रू। अगला है भाब्रू लघु शिलालेख। भाब्रू को बैराट लघु शिलालेख भी कहते हैं, और यह राजस्थान के जयपुर से प्राप्त हुआ है। इसमें अशोक के लिए मगध धीराज, ठीक है, मगध धीराज शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद पांचवा जो है लघु शिलालेख वह मास्की से प्राप्त हुआ है, मास्की शिलालेख। और मास्की कहाँ में लोकेटेड था, रायचूर, ठीक है। मास्की कहाँ में, रायचूर जिला कर्नाटक का, यहाँ से प्राप्त हुआ। इसमें कुछ खास जानकारी नहीं है। इसमें जो जानकारी थी हमने आपको बता दिया कि बुद्ध अपने आप को शाक्य कहते हैं, बुद्ध शाक्य कहते हैं, बुद्ध नहीं माफ करना अशोक, अशोक अपने आप को बुद्ध शाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए ब्रह्मागिरी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ब्रह्मागिरी दरअसल चित्तल दुर्ग नामक जिला से, जो कि कर्नाटक में ही लोकेटेड था, तो चित्तल दुर्ग नामक जिला से प्राप्त हुआ। इसमें चपल नामक, चप्पल नहीं जो आप पहनते हो, चपल, ठीक है, चपल नामक व्यक्ति की चर्चा है। उसके अलावा इशिला की चर्चा है, इशिला भी एक महिला है, इशिला की चर्चा एक अधिकारी की। उसके अलावा इसमें 256 दिवस धम्म में बिताए जाने की चर्चा की गई है। उसके बाद अगला लिखिए, अगला है सिद्धपुर। सिद्धपुर भी दरअसल कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, और इसमें भी इशिला एवं 256 दिवस की चर्चा मिलती है। ध्यान रखिएगा इशिला की चर्चा आए और आपसे मास्की और ब्रह्मागिरी और सिद्धपुर यह दोनों ऑप्शन में दे, तो पहले आप ऑप्शन ढूंढेंगे ए एवं बी दोनों। यदि नहीं होगा और इन दोनों में से कोई एक रहे, तो आप इन दोनों में से किसी एक को टिक कर सकते हैं। और यह दोनों रहे और ए एवं बी ऑप्शन नहीं रहे, तो आप हमेशा ब्रह्मागिरी को टिक कीजिएगा। चलिए उसके बाद लिखिए अगला जटिंग रामेश्वर, यह भी कर्नाटक से प्राप्त हुआ, इसमें कुछ खास बातें नहीं है। उसके बाद एरन गुड्डी, यह कर्नूल से प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी एरन गुड्डी प्राप्त हुआ था, जिसमें सभी संप्रदाय सभी जगह पर रहें ऐसी चर्चा की गई है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। और अगला है हमारा गोविंद मठ, ठीक है, गोभी मठ, गोविंद मठ नहीं, गोभी मठ, और यह मैसूर के कोपवल नामक जगह से प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इसमें इसकी भी कुछ खास बात नहीं है। पालकी गुंडू, यह भी मैसूर से प्राप्त हुआ है। अगला है राजुल मंडागिरी, यह आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। और अगला है अहरौरा, यह इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए आप, अहरौरा लघु शिलालेख। ध्यान करिएगा, लिखिएगा सभी को, ठीक है, जहां पर मैं बोल रहा हूं वहां पर स्टार लगा लेना, लेकिन पढ़ना आप सभी। अहरौरा अभिलेख, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो यूजीसी को कहाँ से वह सवाल पूछेंगे। तो अहरौरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है, और इसमें दरअसल बताया गया है कि बुद्ध के अस्थि अवशेष पर, यानी बुद्ध के मरने के बाद उनके हड्डियों पर
8 स्तूप का निर्माण करवाया गया था। चलिए उसके बाद एक और लिख लीजिए स्टार मार्कर, कांधार। ठीक है, कांधार से जो प्राप्त हुआ है अभिलेख, जिसको कांधार अभिलेख कहते हैं, यह एकमात्र अभिलेख है अशोक का जिसमें 2 भाषा की चर्चा की गई है, 2 भाषाओं में लिखा गया है। कौन कौन भाषा? ग्रीक एवं आरामाइक में। और इसमें दरअसल पशु हत्या की चर्चा की गई है कि अब जो पशु हत्या किया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाएगा, अब ये पशु हत्या किसी तरीके का नहीं होगा। तो यह था अशोक का शिलालेख और यह था अशोक का लघु शिलालेख। यदि यह दोनों को आप पढ़ लेते हैं तो इससे किसी भी तरीके का सवाल आए तो आप निश्चित तौर पे आप उसको बना लेंगे। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अशोक के समय के पिलर एडिक्ट के बारे में, जिसको हिंदी में आप स्तंभ लेख कहते हो। ठीक है, तो सब टाइटल दीजिए पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका। ठीक है, चलिए पहले लिखिए, ध्यान रखिएगा पिलर एडिक्ट की संख्या टोटल 7 है, लेकिन उन 7 पिलर एडिक्ट को हमें 6 जगहों से प्राप्त किया गया है, जिसमें दिल्ली टोपरा एकमात्र पिलर एडिक्ट है जिस पे उन 7 अभिलेख की चर्चा की गई है। इसको आप ऐसे समझो जैसे कि आप 7 तरीके हमारे पास 6 किताबें हैं और 6 किताबों पर 7 बातें लिखी गई है, 6 किताबों पर 7 बातें कॉमन है। ठीक है, इसीलिए जो हम लोग 7 बात करेंगे यहाँ पर, मैंने नीचे में लिखा है सभी के सभी 7 बात इन सभी इंस्क्रिप्शन पे, इन सभी पिलर एडिक्ट पे आपको कॉमन रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो आप एक एक करके नाम लिखिए। पहला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है दिल्ली टोपरा। ठीक है, दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट। इसके बारे में बताया जाता है कि सबसे लंबा पिलर एडिक्ट है, सबसे लंबा लेख इसमें लिखा गया है और यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्राप्त हुआ है। सहारनपुर का पहले नाम था खिजराबाद। ठीक है, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के बेटे ने की थी, खिज्र खान ने। ठीक है, तो खिजराबाद। अब देखिए जब एफएसटी का पीरियड आया, फिरोज शाह तुगलक का पीरियड आया मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के दौर में, तो फिरोज शाह तुगलक ने उस अभिलेख को कहाँ से? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मंगवाकर दिल्ली के पास एक जगह का नाम था जिसका नाम था टोपरा। आज के दौर में वह हरियाणा में चला गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन, दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट। कब मंगवाया था? 1356 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है जिसका नाम है दिल्ली मेरठ। ठीक है, यह भी मंगवाया गया था और यह भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही मंगवाया गया था 1360 ईस्वी में। ठीक है, यह मेरठ से दिल्ली मंगवाया गया था, इसलिए इसका नाम है दिल्ली मेरठ। उसके बाद अगला बात करते हैं लौरिया अरेराज। लौरिया अरेराज, और यह दरअसल बिहार के चंपारण नामक जिला, ठीक है, वहीं से प्राप्त हुआ है। और ध्यान रखिएगा बिहार के चंपारण नामक जिले से 3 पिलर एडिक्ट की प्राप्ति हुई। कौन कौन? एक तो लौरिया अरेराज है, दूसरा लौरिया नंदनगढ़ है और तीसरा रामपुरवा। यह तीनों का नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छठा जो है हमारे पास वह है प्रयाग। ठीक है, प्रयाग का ही प्रयाग के पास ही एक जगह है जिसका नाम था कौशाम्बी। कौशाम्बी से एक प्राप्त हुआ था लेख पिलर एडिक्ट, और इसी एडिक्ट को बाद में इलाहाबाद लेकर चला गया अकबर ने। और अकबर के बाद जब नहीं, अकबर से पहले हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त की। ठीक है, एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं, तो उससे पहले प्रयाग ले जाया गया था कौशाम्बी से। तो प्रयाग में ही उस पर एक इंस्क्रिप्शन लिखा गया जिसको आप जानते हो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से, जो कि समुद्रगुप्त के दौर में लिखा जाता है समुद्रगुप्त की प्रशंसा में। उसी प्रयाग प्रशस्ति को फिर इलाहाबाद लेकर चलाता है कौन? अकबर। ठीक है, और इसी को बोला गया है अशोक का प्रयाग पिलर एडिक्ट। ध्यान रखिएगा समय चल रहा है अशोक के समय से, यह अशोक के समय का है, लेकिन इस पे काम किन किन लोगों ने किया है? अशोक ने किया, अकबर ने किया, समुद्रगुप्त ने किया, उसके बाद अकबर ने भी किया। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि इन सभी पिलर एडिक्ट में किन किन बातों की चर्चा की गई है। एक एक पॉइंट करके आप लिखो। पहला पॉइंट, दरअसल इसमें धम्म अनुशासन के बारे में बात की गई है। जो अशोक ने अपना धम्म का प्रतिपादन किया था उसमें कौन कौन से अनुशासन थे, कौन कौन से नियम कानून थे, उसके बारे में बात हुई है। दूसरी बात, धम्म के बारे में बताया गया कि धम्म एक प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको आप हिंदी में आचार संहिता बोलते हो। और तीसरा इन्होंने बताया कि धम्म क्या नहीं है, जैसे धम्म क्या है यह भी बताया और धम्म क्या नहीं है यह भी बताया। उसके बाद बुद्ध का जन्मदिन कहा इन्होंने कि 4 दिन ऐसा है जिस दिन किसी भी पशु की हत्या नहीं की जाएगी। उसके अलावा
हमारे जेलों में जो कैदी बंद हैं उन कैदियों को उन्हीं 4 दिनों में आज़ाद किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन दिन? पहला बुद्ध का जन्मदिन, ठीक है, दूसरा है जिस दिन अशोक का राज्यारोहण हुआ था उस दिन, और तीसरा दिन है नक्षत्र पूर्णिमा का दिन, और चौथा दिन है चतुर्मासी पूर्णिमा का दिन। ठीक है, चलो पांचवी बात करता है यह रज्जुक। ठीक है, आपको पता हो कि रज्जुक एक अधिकारी होते थे जिनका काम था धम्म का प्रचार प्रसार करना। तो यह बताता है कि रज्जुक यदि अपने काम को निरंतर करते रहेंगे तो 26 साल बाद रज्जुक को उस धम्म महामात्य नामक अधिकारी उस पोस्ट से उठाकर न्यायिक अधिकारी बना दिया जाएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अगला इन्होंने 6ठे नंबर पे बात किया है धार्मिक सहिष्णुता की। ठीक है, छठी बात है धार्मिक सहिष्णुता की, यानी कि आप देखो कल्चरल हेजिमोनी की बात कर रहा है अशोक, कहाँ? 6ठे अभिलेख में। 7वें में क्या बात कर रहा है? 7वें में बात कर रहा है कि हमसे पहले आने वाले जो शासक थे उन्होंने केवल इस लोक की सुख, ठीक है, इस लोक का सुख का मतलब है जिसमें हम लोग जी रहे हैं उसके बारे में बातें की है, लेकिन हमने इस लोक से आगे जाकर के परलौकिक सुख यानी पारलौकिक सुख के बारे में भी बातें की है। ठीक है, और प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए हमने धम्म का प्रतिपादन किया है। तो यह तमाम तरह की 7 बातों को इन 6 इंस्क्रिप्शन पे, इन 6 पिलर एडिक्ट पे लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, बाकी सब पर 6 ही बात है, केवल दिल्ली टोपरा अभिलेख है जिस पर यह 7 बातों की चर्चा की गई है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स करके ये लोग पूछते हैं, इसलिए आप हर स्थिति में आप अपने आप को मैच खेलने के लिए तैयार रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे लघु स्तंभ लेख। जैसे हमने पढ़ा था रॉक एडिक्ट, उसके बाद पढ़ा था माइनर रॉक एडिक्ट, उसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा पिलर एडिक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे माइनर पिलर एडिक्ट। कौन कौन? आगे देखते हैं। पहला है सांची से प्राप्त हुआ। सांची कहाँ में है? रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के। दूसरा सारनाथ से प्राप्त हुआ, यह वाराणसी के उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और तीसरा कौशाम्बी से प्राप्त हुआ जो कि इलाहाबाद के पास का ही एक जगह है। ठीक, चौथा हमें प्राप्त हुआ रूमिनदेई से। रूमिनदेई दरअसल नेपाल की तराई में लोकेटेड है। और पांचवा हमें प्राप्त हुआ निगलीबा से, निगाली सागर से, और यह भी नेपाल की तराई में लोकेटेड है। यानी टोटल हमारे पास 5 लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। अब इन पांचों के बारे में देखते हैं, इन पांचों से हमें किन किन चीज की जानकारी प्राप्त होती है। पहले के बारे में देखिए, सांची, सारनाथ एवं कौशाम्बी, इन तीनों अभिलेख को मिलाकर इन्हें संघ भेद अभिलेख कहा जाता है। और इसमें बताया गया संघ भेद अभिलेख के बारे में आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा है अशोक ने कि इस अभिलेख में यह बातें की गई है कि संघ में किसी भी तरीके का भेद नहीं आना चाहिए, और मैंने जो धम्म का प्रचार प्रसार के लिए जिन जिन अधिकारियों की नियुक्ति की है उन्हें 100% काम करना चाहिए, और किसी भी इस तरीके का कार्य का संपादन नहीं करना चाहिए जिससे संघ में, बौद्ध संघ में भेद आ सके। इसलिए इसे संघ भेद अभिलेख के नाम से जाना गया है। आगे बात करते हैं। इसमें अनुशासन की बात की गई है, लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा है रूमिनदेई अभिलेख। रूमिनदेई दरअसल पिथरी जिला जो कि नेपाल में लोकेटेड है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। और इसमें बताया गया कि 20वें वर्ष, ठीक है, 20वें वर्ष अशोक वहाँ जाता है, और वहाँ जाने के बाद नेपाल की तराई में जो लोकेटेड जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी, ठीक है, तो लुम्बिनी को टैक्स फ्री लैंड कर देता है। वहाँ पर किसी भी लोग अब टैक्स नहीं दे सकते हैं, कोई भी लोग किसी भी तरीके का उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा यदि कहते हैं कि यदि वहाँ के लोग यदि टैक्स देना चाहते हैं तो वह मुझे 1/8 हिस्सा कर के रूप में दे सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला है जो 5वां, जिसका नाम है निगलीबा, ठीक है, इसको निगाली सागर भी बोला जाता है, और यह नेपाल की तराई में ही लोकेटेड था। इसमें बात किया गया है कि 14वें वर्ष, ठीक है, अशोक के राज्यारोहण 269 ईस्वी के ठीक 14 साल बाद नेपाल की तराई में एक स्तूप लोकेटेड होता है जिसका नाम है कनक मुनि का स्तूप, और वह स्तूप अचानक से ढहने लगता है। तो उस स्तूप की मरम्मत अशोक के द्वारा करवाई जाती है। इसकी चर्चा दरअसल निगाली सागर अभिलेख में प्राप्त हुई है, अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने बात कर लिया अशोक के अभिलेख के बारे में, मुख्य तौर पे जो था पिलर एडिक्ट और रॉक एडिक्ट। अब हम लोग बात करते हैं अशोक का तीसरा लेख, और जिसको हम लोग गुहा अभिलेख के नाम से जानते हैं, गुफा लेख के नाम से जानते हैं। तो लिखिए ऊपर में, सबटाइटल दीजिए केव इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका या अशोकाज केव इंस्क्रिप्शन। चलिए
इसमें पहला लिखिए बराबर, एक ही मात्र है, एक ही गुफा लेख है। बराबर बराबर एक जगह है गया जिले में, ठीक है, यह गया जिला है, बिहार में लोकेटेड है, ठीक है। इसमें 3 गुफाओं के बारे में चर्चा दी गई है कि 3 केव्स थे, 3 गुफा थे, जिनको आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया गया था अशोक के द्वारा। कौन कौन से गुफा थे, एक बार नाम लिख लीजिए। पहले गुफा का नाम है सुदामा गुफा, सुदामा को ही निग्रोध गुफा भी कहा गया है, दोनों इन्हीं का नाम है, सुदामा गुफा का ही निग्रोध गुफा भी नाम है। उसके बाद दूसरा गुफा है जिसका नाम है विश्व झोपड़ी, ठीक है, इसी का नाम है खल्लाटिक या खल्टिका, ठीक है, खल्लाटिक या खल्टिका। उसके बाद तीसरा जो गुफा था उसका नाम था कर्ण चोपर, ठीक है, और इसी को सुपिया गुफा भी कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इससे सवाल कई बार पूछा गया है। कौन कौन गुफा थे एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। पहला का नाम था सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ण चोपर, इन्हीं का निक नेम है निग्रोध, खल्लाटिक और सुपिया। किनको दिया, आजीवक संप्रदाय को। किसने दिया, अशोक ने दिया। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए अशोक के जितने भी अभिलेख थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। यदि उन सभी अभिलेख को आपने पढ़ा और उससे एक भी सवाल आपके पास आता है अभिलेख से रिलेटेड, तो एक भी सवाल आप छोड़ने की स्थिति में नहीं है। शर्त यही है कि आपने हमारे साथ ईमानदारी से मेहनत की होगी तभी। आगे बात करते हैं। अब हम, अच्छा एक छोटी सी बात छूट गई, आप यहाँ पे लिख लो। एक अभिलेख प्राप्त हुआ है कौशाम्बी से, उसको रानी अभिलेख या अशोक का व्यक्तिगत अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें दरअसल अशोक के बारे में बताया गया कि अशोक की एक बेटी है रानी तीबर का चर्चा किया गया, बेटी नहीं, अशोक की दूसरी रानी है रानी तीबर और उसकी माँ कारुबाकी की चर्चा की गई है, ठीक है। क्लियर है, एकमात्र अभिलेख है जिसमें बेटी और माँ दोनों का एक जगह पर जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग अशोक के समय, जो अशोक के जो अभिलेख लिखे जा रहे थे उसमें मुख्य तौर पे 4 भाषा थे, लेकिन हमें 2 भाषा से ही सवाल पूछे जाते हैं, एक खरोष्ठी से और दूसरा ब्राह्मी से। ग्रीक एवं आरामाइक से नहीं पूछा जाता है और उसे बहुत कम इंस्क्रिप्शन मिले हैं। मैक्सिमम जो पूरे इंडिया में जो अभिलेख चल रहा था, जो लिपि चलता था, उसी को बोलते थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो आइए हेडिंग दीजिए, खरोष्ठी स्क्रिप्ट एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग खरोष्ठी स्क्रिप्ट के बारे में। चलो, खरोष्ठी स्क्रिप्ट क्या था, देखिए यह दाएं से बाएं लिखा जाता था, ठीक है। जनरली जो भी स्क्रिप्ट में आप लिखते हो कॉपी में तो वह बाएं से दाएं लिखते हो, लेकिन खरोष्ठी अभिलेख उल्टा था, यह दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था, ठीक है। इसमें खरोष्ठी अभिलेख के मुख्य तौर पे, खरोष्ठी लिपि के जो मुख्य तौर पे उदाहरण है वह 2 अभिलेख हैं। पहले का नाम है शाहबाजगढ़ी और दूसरे का नाम है मानसेहरा। इन दोनों अभिलेख में खरोष्ठी लिपि में, खरोष्ठी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। खरोष्ठी भाषा नहीं, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए खरोष्ठी लिपि का जो एरिया था वह मुख्य तौर पे पश्चिमी पाकिस्तान था, इसलिए इसको एरिया को आप लिख लीजिए। 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, खरोष्ठी लिपि। दूसरा सवाल, खरोष्ठी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता था या दाएं से बाएं, तो दाएं से बाएं। तीसरा सवाल, खरोष्ठी लिपि का एरिया कहाँ कहाँ था। बस यही 3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कहाँ कहाँ एरिया था आप लिख लीजिए, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और मिडिल एशिया में, ठीक है, मध्य एशिया में, ठीक है। यह खरोष्ठी लिपि का एरिया था। इस एरिया से अशोक के समय का जो भी इंस्क्रिप्शन मिलेगा उसमें चर्चा की जाएगी, उसमें लिखा जाएगा जो इंस्क्रिप्शन, उसके लिए खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, खरोष्ठी लिपि को और अन्य शब्दों से भी जाना जाता है और अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे बैक्ट्रियन, ठीक है, जैसे बैक्ट्रियन, उसके बाद काबुली, उसके बाद गांधारी, उसके बाद बैक्ट्रोपोली। यह 4 इसके निकनेम है, इस नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। पहली बात याद रखिए, खरोष्ठी लिपि कहाँ कहाँ था, पश्चिमी पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान में था और उसके बाद मध्य एशिया में था। इन तीनों एरिया को छोड़कर बाकी भारत का जो भी एरिया था, ठीक है, जो भी एरिया था, जो भी क्षेत्रफल था, जो भी क्षेत्र था, वहां पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता था। यानी इस एरिया को छोड़कर बाकी किसी भी एरिया से कोई भी स्क्रिप्ट प्राप्त होगा तो इसका मतलब है कि कोई भी अभिलेख प्राप्त होगा, इसका मतलब है कि उस अभिलेख को लिखने के लिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया होगा, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट को याद रखिए दिमाग में। तो यदि इसका क्षेत्र की बात की जाए तो बात करेंगे हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान के हिस्से को छोड़कर बाकी का संपूर्ण भारत में ब्राह्मी स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता था,
ठीक है। इसके ठीक उल्टा होगा, यह दाएं से बाएं लिखा जाता था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट बाएं से दाएं लिखा जाएगा, जैसा कि आज भी हम लोग लिखते हैं देवनागरी में, है ना। आगे बढ़ते हैं। दरअसल इसके कुछ खास बातें हैं, उसको एक एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा। यह विश्व का एकमात्र ऐसा लिपि है जिसमें उच्चारण के आधार पर इसको लिखा जाता था, ठीक है, उच्चारण के आधार पर लिखा जाता था। और इसमें बताया गया कि सिकंदर के आने से पहले भारत के लोगों को लिखने की जानकारी नहीं थी, लोग नहीं लिखते थे, ठीक है, यानी इनके पास लेखन कला का अभाव था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, उच्चारण के आधार पे हो गया। उसके बाद हालांकि सिकंदर वाली जो बात है, लेखन कला वाली बात, वह तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है, उस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे डिटेल में। उच्चारण के आधार पर लिखा जाता था। दूसरा इसका जो गुण है वह है स्वतंत्र लिपि थी, ठीक है, यह एक इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट था। उसके अलावा इसमें 46 साइन की चर्चा की गई, 46 चिन्ह की चर्चा की गई है। उसके अलावा इसमें दीर्घ एवं हर्ष, ठीक है, दीर्घ आप बोलते हो ना, इधर से दीर्घ करते हो, इधर से हर्ष करते हो, ठीक है, वह उसका चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। उसके अलावा अनुस्वार, ठीक है, यह अनुस्वार जो है, ठीक है, विसर्ग का, ठीक है, इस तरीके के चिन्ह का भी इसमें प्रयोग किया गया है। और तीसरा है अनुनासिक। उसके बाद अब छठा इसका जो गुण है वह है चिन्ह के आधार पे स्वरों का संबंध व्यंजन के साथ दर्शाया गया है। और सातवां जो लास्ट है वह कहा गया कि ध्वनि के आधार पे, ध्वनि के उच्चारण के बेस पर के आधार पर उसमें विभाजन किया, उसमें स्वरों का आपस में विभाजन किया गया है। तो ये 7 तरीके के गुण थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में। यदि आप दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। तो साथियों, आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद मौर्यन डायनेस्टी के सोसाइटी के बारे में। थोड़ा सा इसमें एक बातें और रह गई है, वो है अशोक का साम्राज्य विस्तार। उसको भी एक दिन शॉर्ट में करके देख लेंगे, ठीक है। वह बहुत छोटा है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं करना है, इसलिए उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। जो बड़ा सा चैप्टर था उसको हमने खत्म कर लिया है। क्या क्या? अशोक का धम्म था, जिससे सवाल पूछा जाता है, वो मैंने पिछले लेक्चर में खत्म किया था। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने खत्म किया है अशोकन एडिक्ट को और लैंग्वेज एवं स्क्रिप्ट को। अब हम लोग अगले लेक्चर से जो पढ़ेंगे उसमें आप एक बार देख लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे मौर्यन एक्सपेंशन को, यानी मौर्यों का साम्राज्य विस्तार को। उसके बाद मौर्यन पॉलिटी को, मौर्यन राजनीतिक व्यवस्था को, मौर्यन सोसाइटी को, मौर्यन इकोनॉमी को, ठीक। बस हमें इतना ही पढ़ना है। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, यानी मौर्य साम्राज्य का विघटन, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो मौर्यन डायनेस्टी में बस इतना ही पढ़ना है। बहुत जल्द हम लोग इसको खत्म कर लेंगे, लगभग इस सप्ताह में इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी का जब डिजोल्यूशन हो जाएगा, उसके बाद नए नए रीजनल किंगडम आएंगे। उसके बाद चीज़ें बहुत आसान होती चली जाएंगी, इतना लंबा चैप्टर नहीं होगा, छोटा छोटा होगा और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। बहुत जल्द हम लोग यूनिट 2 को ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यूनिट 3 में चलेंगे, यूनिट 3 को ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग हिस्टोग्राफी की बात करेंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं साथियों। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। टेक केयर।